welcome back to the channel. I am Shrishti Poddar and as promised, I am back with another video of NCERT solutions for the chapter Crop Production and Management. तो चलो फटाक से अपन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, और हमको ऊपर ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि हमें क्या क्या वर्ड हम फिल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारा the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place. मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर अपन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं एक बड़े स्तर पर ऑन अ लार्ज स्केल, देन इट इज नोन एज क्रॉप. ओके, लेट अस राइट इट. सेकेंड इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल. ओके, बीज को बोने से भी पहले, सोइंग ऑफ सीड से भी पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो यहाँ पे वही लिखा है, फर्स्ट स्टेप इज द preparation of the soil. So let us write this. Preparation of the soil. Okay. Third is damaged seeds would dash on top of water. Okay. तो हमें NCERT में एक वे दिया गया है जिससे कि हम हेल्दी सीड्स और अनहेल्दी सीड्स को अलग कर सके बाय मैकेनिकल मीन्स. ओके, मतलब हाथ से अपन अलग कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पानी में सीड्स को डालते हैं. ओके, वी वेट फॉर सम टाइम. उससे क्या होता है, हेल्दी सीड्स जो रहते हैं वो नीचे सेटल हो जाती है और जो अनहेल्दी सीड्स रहते हैं वो सरफेस पे ही फ्लोट करने लग जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डैमेज सीड्स रहते हैं ना वो अंदर से हॉलो हो जाते, खोखले हो जाते, इसलिए वो क्या लाइटर इन वेट हो जाते, तो वो ऊपर आ जाते हैं एंड फ्लोट करने लग जाते हैं. तो डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. For growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. We very well know that किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए 3 important elements होते हैं जो बहुत वाइटल होते हैं. ओके, तो क्या क्या है, एक सनलाइट है, ऑफ कोर्स एक वाटर है और एक न्यूट्रिएंट्स है. तो वो अपन लिख लेते हैं फटाक से, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. नाउ मैंने नीचे एक मॉडल आंसर भी इंक्लूड किया है. ओके, नेक्स्ट इज अपना मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी. ओके, तो फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स. व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? आई टोल्ड यू द क्रॉप्स दैट ग्रो इन द मॉनसून सीजन, दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर. तो उसके एग्जांपल्स क्या होगी अपने, पैडी एंड मेज. मैंने बताया था आपको चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता था, फील्ड्स आर फ्लडेड विद वाटर. ओके, सेकंड इज राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन. ओके, जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल और मार्च. ओके, तो wheat, gram and pea इसका एग्जांपल्स है. थर्ड इज केमिकल फर्टिलाइजर्स, यू वेरी वेल नो, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर किससे बनता है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट, इन सबसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स बनता है. ओके, दिस फूड फॉर कैटल इज द extra option that we don't need to consider. Again, for your consideration, I have just written this model answer. अब next question देख लेते हैं. Give 2 examples of each kharif crop and rabi crop. Again, very easy. अभी मैंने आपको बताया kharif crops are those crops that grow in the monsoon season. Okay, from July to September. And rabi crops कौन से होते हैं, that grow in the winter season. Okay, that is from अक्टूबर टू मार्च. इसके बस 2 एग्जांपल्स लिखने हैं. अपन ने तो कितने सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं. खरीफ क्रॉप में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, राइस, मेज, सोयाबीन, देन योर कॉटन. और राबी क्रॉप में वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, इतने सारे पढ़े हैं. बस अपन को 2 एग्जांपल्स लिखने हैं. तो खरीफ क्रॉप का सबसे पहला पैडी लिख दो, ये कुछ भी लिख सकते हो आप. सेकेंड यू कैन राइट सोयाबीन. ओके, अब अपन राबी क्रॉप का देख लेते हैं, wheat एंड देन पी. ओके, मैंने छोटे छोटे इमेजेस भी इंक्लूड किए, देख लेना. नेक्स्ट, अब अपन को पैराग्राफ्स लिखने हैं. 4 अपने को वर्ड्स दिए गए हैं, अपन को उनपे पैराग्राफ लिखना है. सबसे पहला है अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो मैंने यहाँ पे एक पैरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, it is the first and the most important step in crop production, which involves turning and
लूजनिंग ऑफ सॉइल, ऑल्सो नोन एज टिलिंग और प्लानिंग। तो मैंने जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं कि हमारा एकदम मच्योर क्रॉप रेडी हो जाए। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि हम सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। तो लूजन सॉइल से क्या होता है, क्या हेल्प मिलता है अपने को, वो पॉइंट्स में मैंने इंक्लूड किया है। हेल्प द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ इजीली। अगर लूज होगा सॉइल तो रूट डीपर पेनिट्रेट कर पाएगा, डीप तक जा पाएगा और इजीली ब्रीथ कर पाएगा। Also, it helps in the growth of several microorganisms and earthworm. Earthworm को हम farmers friend कहते हैं। ये सब से क्या होता है, हमारे सॉइल में ह्यूमस ऐड होता है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज ह्यूमस, इट इज नथिंग बट द partially decomposed dark organic matter. Okay, soil brings the nutrient rich soil to the top so that the plants use these nutrients. Turning और loosening से क्या होता है, जो भी nutrients नीचे चले जाते हैं सॉइल के, वो टर्न और लूजन करने से ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सॉइल होता है उससे कुछ सेंटीमीटर्स ही, टॉप से लेके कुछ सेंटीमीटर्स तक ही प्लांट ग्रोथ सपोर्टेड है। इसलिए इट इज नेसेसरी कि वहीं पे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो ताकि प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर सके। ये सॉइल एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ आ गया है, जस्ट कैंसिल इट आउट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि लूजन सॉइल, अब उसके बारे में आप लिख सकते हो व्हाट ऑल इट डज। ओके, द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल प्रिपरेशन आर, ओके, मैन्योरिंग, प्लॉइंग, लेवलिंग एंड इरिगेशन। ओके, सॉइल प्रिपरेशन में भी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अपन मैन्योर डालते हैं, उसके बाद ही उसकी टर्निंग करते हैं ना, प्लाइंग या टिलिंग करते, क्यों, ताकि मैन्योर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे सॉइल में। ओके, फिर अपन लेवलिंग करते हैं, जब अपन टर्निंग और लूजनिंग करते हैं उससे क्या होता है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, उनको तोड़ना भी जरूरी है, वरना सोइंग कैसे ही कर पाएंगे अपन, प्लांट्स कैसे ही ठीक से उग पाएंगे। तो लेवलिंग उससे करते हैं और उसके बाद फिर इरिगेशन करना तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि प्लांट्स को वाटर तो चाहिए ही है ग्रोथ के लिए। और इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, दैट इज प्लाउ, हो, कल्टिवेटर, लेवलर। ओके, दिस इज नोन। नेक्स्ट इज अपना सोइंग। This is the second step in the crop production after soil preparation. Okay, soil preparation के बाद वाला स्टेप ही अपना सोइंग होता है। अपन सॉइल पहले प्रिपेयर कर देते हैं टिलिंग प्लॉइंग से, उसके बाद लेवलिंग वगैरह एंड इरिगेशन एंड ऑल, उसके बाद फिर अपन बीज को बो देते हैं। तो सोइंग के बारे में लिखना है अपने को। सबसे पहले सोइंग करने से पहले भी अपने को गुड और हेल्दी क्वालिटी सीड सिलेक्ट करना पड़ता है, वही मैंने लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ good and healthy quality seeds. Now, one method for the selection of healthy seeds can be pouring the seeds into water. The unhealthy seeds being hollow and lighter float on the surface of the water. ये वाला मेथड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। अब जो अपना ट्रेडिशनल टूल है वो फनल था। पहले के जमाने में अपन फनल यूज करते थे सो करने के लिए। ऐसे फनल होता था, फनल शेप होता था, नीचे बड़ा सा पाइप होता था और नीचे स्पाइक्स होते थे। तो उसमें क्या करते थे, फनल में सीड्स डालते थे, वो पाइप के थ्रू ट्रैवल करते थे सीड्स, एंड वो उसके बाद नीचे सॉइल में सेटल हो जाते थे। आजकल सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड्स। ओके, यहाँ पे एक वर्ड बाय मिस्टेक, सॉरी, बाय मिस्टेक आ गया है, ये ट्रेडिशनल सीड ड्रिल नहीं, मॉडर्न मॉडर्न मेथड है अपना सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड्स। ओके, नेक्स्ट इज अपना weeding. Okay. Weeds are the undesired plants that grow naturally along with other crops and deprive them from water, nutrients, space and light. जो हमारे weeds होते हैं वो कुछ जंगली पौधे होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं और उनको निकालना इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि वो क्रॉप से लाइट, न्यूट्रिएंट्स, देन स्पेस और लाइट के लिए कंपटीशन करने लग जाते हैं। क्या? जैसे तुमने कोई मैन्योर या फर्टिलाइजर डाला, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो डिराइव कर लेते हैं और फिर क्रॉप्स उसको यूज नहीं कर पाते, तो क्रॉप्स इवेंचुअली मर जाते हैं। तो इसलिए रिमूवल ऑफ वीड्स इज नेसेसरी। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। वीड्स का रिमूवल के प्रोसेस को ही वीडिंग कहते हैं। ओके, सो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स का जो रिमूवल है वो उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर ही कर देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर अगर अपन करते हैं तो अपने लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस कर देंगे तो फिर वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गए, आगे और वीड्स उग जाएंगे, है ना? तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, वीड्स में भी रिमूव, अब यहाँ पे वीडिंग के रिमूवल, वीडिंग के मेथड्स लिखे हैं मैंने, मतलब वीड्स के रिमूवल के मेथड्स। टेलिंग कर सकते हैं अपन, टेलिंग करने से भी वीड्स चले जाते हैं, या फिर अपन हाथ से उनको जड़ से उखाड़ सकते हैं, या फिर क्लोज टू ग्राउंड कट कर सकते हैं। ओके, अब अपन कुछ केमिकल्स भी यूज करते हैं, दैट इज वीडिसाइड्स। एग्जांपल 2,4-D, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल गिवन इन एनसीईआरटी को। और ये केमिकल्स कुछ हेल्थ हजार्ड्स भी कॉज करते हैं। इफ यू वांट, यू मे राइट दैट। नेक्स्ट इज अपना थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज यू कैन से द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब सबसे पहले अपने क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप में क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर अपन इरिगेशन करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग के बाद ही स्टोरेज करना पड़ता है, इसलिए थ्रेशिंग इज द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अपने हार्वेस्टेड क्रॉप में, जो ऑलरेडी हार्वेस्ट अपन कर चुके हैं, ग्रेन और शाफ रहता है, मतलब ग्रेन और भूसा रहता है साथ में, तो उनको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो सिर्फ ग्रेन खाते हैं, भूसा तो अपन खाते नहीं है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइन, व्हिच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये कंबाइन की हेल्प से किया जाता है। कंबाइन एक मशीन का नाम है, और वो जो कंबाइन है, हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी है। ओके, अब ये जो थ्रेशिंग है वो विनोइंग के हेल्प से भी जा सकता है। विनोइंग एक प्रोसेस है which involves the separation of lighter and heavier components with the help of wind. अपने लास्ट वीडियो में मैंने विनोइंग का इमेज इंक्लूड नहीं किया था, बस मैंने एक्सप्लेन किया था। इस बार मैंने इमेज भी इंक्लूड किया है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ऐसे करके यहाँ से द ग्रेन एंड शैफ इज अलाउड टू फॉल। तो शैफ क्या होता है? लाइटर होता है, इसलिए वो हवा में ऐसे उड़ जाता है, और ग्रेन हेवियर रहता है तो वो नीचे गिरता है। तो इस तरह से ग्रेन और शार्प सेपरेट हो जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now here we have to write the difference between fertilizers and manures, which is very easy. Even the table is given in your NCERT. तो मैंने सारे वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। लास्ट में बस मैंने एक और पॉइंट डाला है, ताकि अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी आप उसे लिख पाओ। ओके, तो अपन एक बाय वन एक सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. I told you कि manure का जो preparation procedure होता है वो क्या होता है? वो fields में होता है। farmer खुद ही एक pit बनाते हैं, मतलब एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें जो भी cattle dung, plant residues, मतलब जो straw वगैरह रहता है plant का, वो डाल देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर by the action of microorganisms वो decompose हो जाता है, and it becomes मैन्योर। फुली डिकम्पोज जब हो जाता है तब उसको फिर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इज द मैन-मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इट इज मेड इन फैक्ट्रीज, एंड मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ह्यूमस ऐड करते ही है सॉइल में। ह्यूमस इज पार्शियली डिकम्पोज डार्क ऑर्गेनिक मैटर, मैंने बार बार अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल में। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑल, इन सब में लेस रिच होता है। ओके, but fertilizer is highly rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Okay, manure is also slowly absorbed by plants, मतलब plants को धीरे धीरे absorb करते हैं, but fertilizer वहीं पे it is easily and faster in absorbing capacity than the manures. Okay. Next is what is irrigation, and describe 2 methods of irrigation which conserve water. ओके, इरिगेशन क्या है? सिंपली अपन जो प्लांट्स को एक फिक्स्ड इंटरवल में वाटर करते हैं उसी को इरिगेशन कहते हैं। और 2 मेथड्स पूछा गया है इरिगेशन का, दैट कंजर्व वाटर, इसलिए आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं लिखना है ना, जो अपन ने पढ़ा है ढेकली, राहत एंड ऑल, वो सब नहीं लिखना है। अपन को मॉडर्न मेथड्स लिखने हैं जो कि अपना वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, okay, the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Some sources of irrigation जहां से अपन irrigation water ले सकते हैं, कुछ sources क्या क्या है? wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Okay, अब 2 मेथड देख लेते हैं, sprinkler and drip system. Very famous method. Sprinkler system जो है, it is useful on land where sufficient water is not available. Of course, जो water होता है वो
नोजल्स के थ्रू, रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू शावर्स ऑफ रेन की तरह स्प्रे होते हैं क्रॉप्स में. इट इज यूजफुल फॉर लॉन्स एंड कॉफी प्लांटेशंस. ओके, वही लिखा है, जस्ट रीड इट आउट वंस. ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, अपना जो वाटर रहता है वो ड्रिप बाय ड्रिप प्लांट्स के जिस पास में ही गिरते रहता है. ओके, दैट्स व्हाई इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं. सबसे कंजर्वेटिव मेथड है ये, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बेस्ट टेक्निक है ये फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, जरा भी वेस्ट नहीं होता है. एंड इट इज अ boon in regions where availability of water is poor. Okay, just read it once. It's very easy. Okay, next. हमको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर हम वीट को, गेहूं को खरीफ सीजन में ग्रो कर दे तो क्या होता है. नाउ वी वेरी वेल नो कि जो अपना वीट होता है वो राबी सीजन क्रॉप है, मतलब इट इज अ विंटर सीजन क्रॉप है ना. इट इज like grown in the months between October to March. Okay, अगर खरीफ सीजन में उसको क्रॉप प्लांट कर देते तो क्या होगा. खरीफ सीजन क्या होता है, मॉनसून क्रॉप्स होते हैं, जुलाई टू सितंबर वाले. तो अब तुम ऐसा कर दोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी. अब होता क्या है, खरीफ सीजन में तो बरसात होती रहती है, बहुत ज्यादा पानी गिरता है. वीट को उतना पानी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो फील्ड्स में इतना सारा पानी भर जाएगा तो क्रॉप लॉस हो जाएगा, क्रॉप मर जाएगा. ओके, ऑल्सो अगर उल्टे सीजन में क्रॉप अगर हम प्लांट करते हैं तो उससे इंसेक्ट और पेस्ट अटैक का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है. ओके, और एक और चीज है कि टेम्परेचर अवेलेबिलिटी, मतलब वीट को विंटर सीजन वाले टेम्परेचर की जरूरत है, ना कि खरीफ सीजन वाले टेम्परेचर की. ओके, तो इससे हमारा जो क्रॉप है बहुत, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी. ओके, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा. वही मैंने आंसर में लिखा है, लेट्स जस्ट रीड इट आउट. Wheat is a rabi crop which grows from October to March. If wheat is sown in the Kharif season, that is June to September, there may be a crop failure. ओके, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी या फिर क्रॉप पूरी तरीके से ही फेल हो जाएगा. क्या रीजन हो सकते हैं. एक्सेस वाटर ड्यू टू रेनफॉल, ऑफ कोर्स खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में पानी गिरता ही है. इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग होता है मॉनसून का और विंटर का. ऑल्सो पेस्ट अटैक, पेस्ट और इंसेक्ट के अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये एक इमेज है जिसमें ये वीट की फसल है. ओके, ये डैमेज हो गई है ड्यू टू heavier rains. Okay, next. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in the field. मतलब अपन लगातार अगर क्रॉप्स को प्लांट करते रहेंगे तो कैसे सॉइल इफेक्ट होता है. सॉइल ऑफ कोर्स एक नेगेटिव वे में अफेक्ट होता है. क्यों, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बट अगर आप कंटिन्यूसली प्लांटेशन करते रहते हो तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज होते रहते हैं क्रॉप्स के थ्रू, तो धीरे 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 न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सॉइल से, तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. वही आंसर में कैसे अपन लिख सकते हैं, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. ऑफ कोर्स पहले से ही प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. Therefore, to maintain fertility by following practices can be done. अब आपने लिख दिया कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन से क्या होता है, अब आपको वो मेथड्स भी लिखने पड़ेंगे ताकि अपन सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं. ओके, इससे ही अपना एक प्रॉपर आंसर क्रिएट होता है. ओके, एडिंग अप्रोप्रिएट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. अपन को प्रॉपर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम डालते रहना चाहिए. ओके, ऑल्सो बिटवीन क्रॉपिंग पैटर्न्स अपन थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हैं. ओके, पर ज्यादा गैप भी अपने को इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि उससे फिर सॉइल इरोजन वगैरह हो सकता है, बट आप इस मेथड को फिर भी लिख सकते हैं टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. एंड क्रॉप रोटेशन, यू वेरी वेल नो, इज द बेस्ट मेथड टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आई टोल्ड यू, एक क्रॉप को आपने एक सीजन पे प्लांट किया, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप नेक्स्ट सीजन में प्लांट करो. जैसे कि एग्जांपल अपन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस का कॉमनली ले सकते हैं. सपोज इस सीजन आपने नॉन लेग्यूमिनस प्लांट क्रॉप किया है, ठीक है, नेक्स्ट सीजन आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप कर दो. नॉन लेग्यूमिनस डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, बट लेग्यूमिनस डू हैव दिस एबिलिटी. जो भी नाइट्रोजन यूज अप हो गया है नेक्स्ट ईयर वो लेग्यूमिनस क्रॉप उस नाइट्रोजन को डाल देगा सॉइल में. ओके, सो
This was the 8th one. Now 9th question is what are weeds and how can we control them? अभी अभी हमने weeds का question पढ़ा था. Just read out कर लेते हैं अब हम. Weeds are undesirable plants that may grow naturally along with the crops that compete with them for water, nutrients, space and light. Of course, removal of weeds is known as weeding. अब उसको कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको अपन पॉइंट्स में लिखते हैं तो आंसर और अट्रैक्टिव बन जाता है. ओके. एक और चीज है आपको इससे आंसर लिखने का तरीका भी सीखना है. ओके. अगर आप आंसर लिखने के तरीके को बहुत सॉलिड रखते हैं तो मार्क्स भी आपको बहुत सॉलिड मिलते हैं. ओके. सो फर्स्ट इज टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स. मतलब अपन टिलिंग कर देते हैं. ओके. सेकंड इज सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू uproot weeds, है ना. Manually by uprooting or cutting them close to the ground with the help of खुरपी. खुरपी is an implement जिससे अपन weeds uproot करते हैं. ओके. और अपन weedicides भी स्प्रे कर सकते हैं. 2,4-D is a very common example. Just remember that. नाउ अपन अपने लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट अरेंज करना है. आपको शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट दिया गया है. आपको उस प्रॉपर अरेंजमेंट करना है कि सबसे पहला क्या स्टेप आएगा, नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा. पहले अपन सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, फिर अपन सॉइल को प्लाव करते हैं, नेक्स्ट अपन बीज बोते हैं, फिर अपन मैन्योरिंग करते हैं, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड देन वी सेंड द क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, है ना. क्योंकि उससे आगे फिर शुगर केन से अपन शुगर, गुड़, दैट इज जैगरी, ये सब प्रोड्यूस होता है. ओके. इसलिए वी सेंड इट टू द फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. इसका आंसर देख लेते हैं. दिस इज द आंसर. पहले प्रिपरेशन किया सॉइल का, फिर प्लाव किया, फिर सोइंग. यहाँ पे डबल बार सोइंग आ गया है. ओके. ये कट कर देते हैं. Then manure, then irrigation, then harvesting, and then finally sending the crop to the sugar factory. This was an easy flow chart. अब अपन next question देख लेते हैं. And this is the last question. ओके. तो अपन को एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है. यूजुअली आपने न्यूज़पेपर्स एंड ऑल में भी देखा होगा ये क्रॉसवर्ड पजल. एंड बहुत फन होता है इसको सॉल्व करने में. ये वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ सकता है या एमसीक्यू टाइप में आ सकता है. तो हम देख लेते हैं. What is providing water down मतलब नीचे की तरफ. ओके. I hope you know how to solve the crossword puzzle. Okay. Providing water to the crops मतलब पानी देना crops को क्या होता है, irrigation. तो अपन लिख लेते हैं, it is known as irrigation. Next is keeping crop grains for a longer time under proper conditions. मतलब अपन crop grains जो भी grains होते हैं उसको threshing के बाद store करते हैं ना. So that process is known as storage. Okay, so this is storage. Next is certain plants of same kind grown on a large scale. ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट्स नोन एज क्रॉप. नेक्स्ट अब अक्रॉस देखेंगे अपन. ओके. दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप. हार्वेस्टर, है ना. कटिंग द मैच्योर क्रॉप का प्रोसेस क्या होता है, हार्वेस्टिंग. एंड द मशीन इज नोन एज हार्वेस्टर. ओके. नेक्स्ट इज अ राबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस. तो राबी क्रॉप अपन का ग्राम है और ग्राम एक पल्स भी है. ओके. ग्राम इज चना. ओके. अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम chaff इज winnowing. व्हाट इट इज, अभी अभी अपन ने पढ़ा था इसको. ओके. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज ऑन दिस चैप्टर. मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अपना मेन पार्ट दैट इज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करना बचा रह गया था. ओके. अब वी आर डन विद दिस. सो फाइनली आई कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अब अपना ये चैप्टर बहुत ही वेल प्रिपेयर हो गया है. एंड आई नो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे. If you replied this video and if it was really helpful to you, then give this video a big thumbs up. Also share it among your friends. Comment down any doubt that you have. I'm always available to answer them. Subscribe to the channel and do not forget to press the notification bell so that you do not miss any upcoming video update. Till then, see you in the next video. Keep studying. Take care. Bye.